अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो जैसे कि मैंने ग्रुप में आपको बताया कि आज हम सेक्शन 10 पे बात करेंगे। फाइनेंस हम स्टार्ट करेंगे आज पढ़ना A2 की। और देखते हैं हमारा ये टॉपिक कहाँ से शुरू होता है। दिस टॉपिक स्टार्ट्स विद द स्टेटमेंट दैट इज कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट। ये इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, हम इसको क्यों बनाते हैं और इसका फॉर्मेट क्या होता है, ये ज़रा सीखने की हम कोशिश करते हैं। हर बिजनेस अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड को बताने के लिए, शो करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए डिफरेंट तरह की स्टेटमेंट्स बनाते हैं। उसमें इनकम स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है। इन सब स्टेटमेंट्स का पर्पस ये होता है कि बिजनेस की जो सिचुएशन है, जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, जो फाइनेंशियल पोजीशन है, उसको डिस्क्राइब किया जाए। इनमें से ये वाली स्टेटमेंट है जो मैंने यहाँ पे लिखी है, जिसका नाम इनकम स्टेटमेंट है। दिस इज द स्टेटमेंट दैट शोज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस ओवर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। एक साल में, फॉर एग्जांपल, एक फाइनेंशियल टाइम पीरियड हो सकता है। बिजनेस की जो स्टेटमेंट है वो क्या शो कर रही है, बिजनेस ने कितने प्रॉफिट्स अर्न किए, कितने लॉसेस उसको हुए, कितने एक्सपेंसेस उसको उसने पे किए, उसका ग्रॉस प्रॉफिट कितना था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना था, ये स्टेटमेंट उसको शो करती है। अच्छा, थिंग ये है कि हमारी क्लास में बहुत से बच्चे जो है अकाउंटिंग भी पढ़ते हैं और अकाउंटिंग में भी एक स्टेटमेंट को बनाते होंगे इनकम स्टेटमेंट के नाम से। वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, वो जाहिर है उसका पर्पस आपको अकाउंटिंग सिखाना है। यहाँ पे हम जो स्टेटमेंट बना रहे हैं दैट कैन बी रिलेटिवली सिंपलर। वो अकाउंटिंग के बच्चों से फॉर्मेट से थोड़ी सी चेंज भी हो सकती है, नॉट मच चेंज। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ज्यादा चेंज है, ये तो बिल्कुल थोड़ा सा इसमें चेंज हो सकता है जो भी अकाउंटिंग के बच्चे बनाते हैं। लेकिन आपने जो फॉर्मेट यहाँ पे मैं लिखवा रहा हूँ, जब पेपर में क्वेश्चन आएगा, इसका पेपर में क्वेश्चन क्या आता है अभी वो भी दिखाता हूँ आपको। कि एक स्टेटमेंट गिवन होती है, आपने उसको चेंज करके नई स्टेटमेंट बनानी होती है। तो जब पेपर में आपको क्वेश्चन आएगा, आपने ये सिमिलर फॉर्मेट इस्तेमाल करना है। द फॉर्मेट दैट आई एम मेकिंग हियर, बिल्कुल ऐसे सेम आपने यूज करना है। अगर आप फॉर्मेट से अवॉइड नहीं करेंगे तो आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। तो स्टार्ट बच्चों, सबसे पहले हम लिखते हैं रेवेन्यू। इसका पुराना नाम था सेल्स रेवेन्यू, अब हम सिर्फ रेवेन्यू लिख देते हैं। 500,000 फॉर एग्जाम्पल इज द अमाउंट, $500,000 इज द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू इज द अमाउंट अर्नड बाय सेलिंग गुड्स, जो आप बेचते हैं जिनको, उनसे। और रेवेन्यू अगर हमें पेपर में कैलकुलेट करना पड़ जाए तो हम रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम रेवेन्यू कैलकुलेट करेंगे सेलिंग प्राइस जो हमें गिवन होगी, मल्टीप्लाइड बाई आउटपुट सोल्ड, यूनिट्स सोल्ड। तो जितनी चीजें आपने बेची उनको उनकी प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका रेवेन्यू निकल आएगा। दिस इज द वे वी कैलकुलेट रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू, कोई भी लफ्ज इसके लिए यूज हो सकता है। रेवेन्यू में से हम माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होती है भी आपको बताता हूँ। उसकी कोई अमाउंट है 200,000 फॉर एग्जाम्पल। और जो हम रिजल्ट ऑब्टेन करते हैं उसे हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ये पहला प्रॉफिट है जो स्टेटमेंट से हमने, बहुत तरह के प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे, ये पहला प्रॉफिट है जो स्टेटमेंट से हमने ड्रॉ किया। कॉस्ट ऑफ सेल्स बच्चों क्या होती है? जब भी कोई प्रोडक्ट या सर्विस आप बेचते हैं तो उसको बनाने में उस प्रोडक्ट को, बच्चों अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, यहाँ भी इनबॉक्स में भेज सकते हैं। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होती है? जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, उसको खरीदने में, बाइंग में जो एक्सपेंस आया, और इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कह सकते हैं अगर मैन्युफैक्चरिंग में आया। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होती है। The expenses incurred on buying of goods, services that business is selling। मैं आपकी बात सुनता हूँ बेटे। तो इसको हम कॉस्ट ऑफ सेल्स कहते हैं। अकाउंटिंग वाले बच्चों ने अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करनी हो तो उसके लिए ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। हम भी इस मेथड से कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल सकते हैं, लेकिन हमें बहुत सिंप्लीफाइड चीजें टेस्ट होती हैं।
तो यूजुअली हमें जो आज तक सवाल आए, अगर उसमें हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट की है तो दैट वाज वेरी सिंपल। उसका मेथड क्या था कॉस्ट ऑफ सेल्स को कैलकुलेट करने का, कि हमने परचेज प्राइस देखी, हमने एक प्रोडक्ट कितने की परचेज की थी, मल्टीप्लाइड बाई कितने यूनिट्स हमने परचेज किए थे, हमने उनको मल्टीप्लाई किया और कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल ली। तो हमने बहुत सिंपली इसको कैलकुलेट किया। हमेशा जब भी हमें पेपर में सवाल आया कि एक प्रोडक्ट हमने कितने की परचेज की और उसके कितने यूनिट्स हमने परचेज किए, दैट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ सेल्स। जी हाँ यान, रेवेन्यू का फॉर्मूला है बेटे, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाई आउटपुट, यूनिट्स कितने आपने बेचे। अगर आप एक कोई लैपटॉप्स बेच रहे हैं एक शॉप पे, और आपका एक लैपटॉप जो है वो $1000 का है, और आपने 10 लैपटॉप सेल कर दिए, तो आपका जो रेवेन्यू होगा वो होगा $1000 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू $10,000। सिंपल, ये बहुत सिंपल है। आपने कितनी प्रोडक्ट्स बेची और उसमें से कितना रेवेन्यू, कितना सेलिंग प्राइस एक प्रोडक्ट की थी, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यू कैन कैलकुलेट दी रेवेन्यू। ओके जी, तो ये दो चीजें हमने सीखी। रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करते हैं तो द प्रॉफिट दैट वी गेट, उसको पहली तरह का प्रॉफिट आप कह सकते हैं। वो जो प्रॉफिट है दैट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। उस ग्रॉस प्रॉफिट से बच्चों आप एक एक्सपेंस माइनस करते हैं, उसको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। अच्छा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेपर में आपसे बहुत से नामों से टेस्ट हो सकते हैं, ओवरहेड्स के नाम से भी टेस्ट हो सकते हैं। मैं पहले आपको बताता हूँ कि ओवरहेड्स होते क्या हैं। बच्चों, ओवरहेड्स वो फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, जैसा कि रेंट वगैरह, जो बिजनेस ने इन एनी केस इनकर करने होते हैं, जो कि उसकी सेल्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, इसीलिए हम इनको फिक्स्ड कॉस्ट भी कहते हैं। जैसा कि मैंने एग्जांपल दी आपको रेंट की, जैसा कि सैलरीज वगैरह, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं कोई इस तरह के। तो ये इनको हम ओवरहेड्स कहते हैं। ये फिक्स्ड एक्सपेंस होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के नाम से, फिक्स्ड कॉस्ट के नाम से, या ओवरहेड के नाम से हमसे टेस्ट होते हैं। हमें पेपर में खैर गिवन ही होंगे ही। हम ओवरहेड्स को माइनस करेंगे, द रिजल्ट वी गेट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हमारी ज्यादातर कैलकुलेशंस में ये जो हम रेशियोज पढ़ेंगे फ्यूचर में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही यूज होता है। ज्यादातर चीजों में ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही यूज होता है। कम कैलकुलेशंस में ग्रॉस प्रॉफिट और बाकी जो हम निकालेंगे वो यूज होते हैं। जी, मैं कर रहा हूँ बेटे उस तरफ। तो ये ओवरहेड्स हमने यहाँ पे लिखा कि ओवरहेड्स वो कॉस्ट्स होती हैं जो फिक्स्ड होती हैं, जो बिजनेस ने इन एनी केस इनकर करनी होती हैं, जैसे कि रेंट, जैसे कि सैलरीज वगैरह, ये हमारे ओवरहेड्स कहलाते हैं। पेपर में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के नाम से गिवन हो सकता है, ओवरहेड्स के नाम से गिवन हो सकता है, फिक्स्ड कॉस्ट के नाम से गिवन हो सकता है, एनीथिंग कैन बी गिवन। अच्छा जी बच्चों, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बाद हम इसमें से माइनस करते हैं फाइनेंशियल कॉस्ट, जैसा कि इंटरेस्ट वगैरह। इंटरेस्ट वो पैसे हैं जो हमने बैंक लोन लिया हुआ है उसके ऊपर जो फाइनेंशियल चार्जेस हम पे करते हैं, ये कोई इंटरेस्ट था हमारे पास, ये हमने माइनस कर दिया, तो वी गेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, या प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट भी कह सकते हैं। अच्छा, आप जब पुराने पेपर्स में देखेंगे तो इसका नाम नेट प्रॉफिट होगा। नेट प्रॉफिट एक टर्म है जो अब ऑब्सोलीट हो चुकी है, रिलेटिवली यूज नहीं होती, लेकिन हमें पता बहरहाल होना चाहिए कि नेट प्रॉफिट क्या होता है। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ये वो वाला प्रॉफिट है जो कि हमने इंटरेस्ट माइनस करने के बाद ऑब्टेन किया। इसमें से बच्चों हम टैक्स माइनस करेंगे। टैक्स के मुतालिक आपने याद रखना है कि टैक्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स की परसेंटेज ही होती है। जैसे कि इसी केस में अगर वो कहता कि जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसका 10% टैक्स होगा, तो हम इसी 150,000 का 10% निकाल लेते। वो इसका 20% कहता, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स या नेट प्रॉफिट का जो परसेंटेज होता है उसी के ऊपर हम टैक्स अप्लाई करते हैं। ये हमने माइनस किया और हमने रिजल्ट में ऑब्टेन कर लिया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसको हम प्रॉफिट फॉर द ईयर भी कहते हैं। ओके जी बच्चों,
प्रॉफिट फॉर द ईयर से हम माइनस करते हैं डिविडेंड्स। डिविडेंड्स वो पार्ट ऑफ प्रॉफिट है जो शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं, और उसके बाद जो बाकी का प्रॉफिट हमारे पास बचता है दैट इज कॉल्ड रिटेन्ड प्रॉफिट। ये वो प्रॉफिट है जो बिजनेस ने अपने पास रखा होता है फॉर द पर्पस ऑफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स, उसने अपने शेयर होल्डर्स को पे नहीं किया होता। मैं आपकी बात सुनता हूँ बेटे। अच्छा, इस स्टेटमेंट को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट तक का पार्ट है इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग अकाउंट। ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक का पार्ट है, प्रॉफिट फॉर द ईयर तक का पार्ट है, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं। इसी नाम की वजह से इसको अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी कहा जाता है। और ये जो आखिरी पार्ट है दैट इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये तीन नाम इसके तीन इसके पार्ट्स हैं जिन पे हमने सेपरेट सेपरेट बात की। ये एक फॉर्मेट है बच्चों। आई अगेन रिपीट, जब हम बिजनेस में सॉरी बच्चों, तो मैं ये कह रहा था कि जब हमें बिजनेस में सवाल आएगा तो आपने इस फॉर्मेट को फॉलो करना है, आपने इस फॉर्मेट को नहीं छोड़ना, क्योंकि अनटिल यू कंटिन्यू टू फॉलो दिस फॉर्मेट तो आपके सवाल के गलत होने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। मैं जरा अब आपके सवाल ले लूं जो आप लोग मुझे कह रहे थे।